हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। तो कल तक का हमने जितना कवर किया है वो आप अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये आपकी इंटीग्रेटेड जीआईसी की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम सारा हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी बेस कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी सार, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी क्वेश्चन अब तक टॉपिक वाइज आपके जिन जिन एग्जाम्स में आए हैं वो सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, तो कल तक हमने मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, और मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। सिर्फ ये आपकी एनसीईआरटी सार में आपकी सिर्फ हिस्ट्री की क्लास ही नहीं चल रही है, इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी भी करा रही हूँ, आपको पॉलिटिकल साइंस भी करा रही हूँ और इकोनॉमिक्स भी करा रही हूँ। और ये चारों ही क्लासेस चल रही हैं लेकिन अल्टरनेट डेज पे चल रही हैं, यानी 2 दिन आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का वीडियो आता है और 2 दिन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आता है। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट, क्योंकि अब एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट हम एक साथ एक दिन में मैं नहीं दे सकती, 4 वीडियो हो जाएंगे, 3 वीडियो ऑलरेडी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए 2-2 करके मैंने कर दिया है। तो अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लास आ रही है। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो आप अल्टरनेट डेज पे करके कवर कर सकते हो। चाहो तो आप चारों भी पढ़ सकते हो, या और आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंटीग्रेटेड जीआईसी के लिए नहीं है, ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए ठीक है। और ये जो है आपकी 1 लाइनर है, जिसमें 1 लाइनर वाले क्वेश्चन हैं और मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ आपको, ताकि हम जल्दी से कवर करने के बाद दूसरी बुक को शुरू कर सकें। और उसके साथ भी हम ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी हमको, और बार बार क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं हम, है ना। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे ना उतना ही ज़्यादा हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आदत भी पड़ेगी, दूसरा हमें वो लर्न भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बुक को ख़त्म होते ही दूसरी बुक में स्टार्ट कर दूँगी। और एसएसटी ही सब्जेक्ट चलेगा, क्योंकि मैं एसएसटी सब्जेक्ट मेरा खुद का ही है, तो मैं एसएसटी ही करा पाऊँगी आपको। ठीक है, बाकी कोई सब्जेक्ट्स में नहीं करा पाऊँगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सिर्फ एसएसटी ही करा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास एसएसटी सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, बातें बहुत हो गई हैं, तो पहले स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। तो भाई किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था गरुड़ ध्वज स्तंभ। ठीक है, एक सेकेंड से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हल्का सा, बस। ठीक है, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे। तो हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो भाई यूनानी थे। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के चलाए, तो शीशे के सिक्के चलाने वाला था स्ट्रैटो सेकेंड। ठीक है, जो कि हिंद यवन शासक था। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता था। सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो विम कडफिश ने जारी किए थे। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो पुरुपोरस हैं जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, वो था मस्सग था वो। ठीक है, मस्सग भारतीय गढ़ था। विदेशी आक्रमणकारी यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। 130 से 150 ईस्वी में भारत में सख्त शासक था कौन? तो रुद्रदामन प्रथम था। सिकंदर ने हाइडेस्पीस के युद्ध में पोरस को हराया था। ये हाइडेस्पीस का युद्ध वही कहलाता है, कभी हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं उसको, और कभी ये आपका झेलम की नदी के तट का जो युद्ध था वो। प्रथम हूण आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क ने राजा हान ही तो से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उसे कनिष्क ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये फिनिश हो गया है। अब हम करने वाले हैं संगम युग, चेर, चोल और पांड्य को। ठीक है, महादेवपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा क्या थी? तो भाई संभावित भाषा थी मलयालम। उस समय पर मलयालम बोली जाती थी। महादेवपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा थी मलयालम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम चोल शासक ने करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को पल्लिच्छादम कहते थे। क्या कहते थे? पल्लिच्छादम। पल्लिच्छादम भूमि कहलाती थी जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाला भोग। किस भूमि को? जो गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की जाती थी।
चोल राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया। क्या स्थापित किया? शिपिंग उद्यम। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। ठीक है, पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, तो मदुरै के आसपास ही उन्होंने शासन किया है पांड्यों ने, और 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने सर्वोच्चता प्राप्ति करी है। पूर्व चोल राजाओं में से करिकाल सबसे महान माना जाता है। डैश चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, जो कि चालुक्य राजा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। संगम ग्रंथ है तोलकाप्पियम, ये आपका व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, ये है कुराल। शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो। कौन था? इलंगो। शिल्पाधिकारम का लेखक है इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। कहाँ पर हुआ था? मदुरै में तृतीय संगम हुआ था। डैश राज्य में गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। तो आंध्र प्रदेश में आपका गोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम चोल, चालुक्य और पल्लवों को पढ़ेंगे। वो शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया, तो गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार जो है वो चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। तो चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है नटराज की कांस्य की मूर्ति। वो राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो चोल राजवंश जो होता था वो अपने शासनकाल के समय पर ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे कि भाई हमारा उत्तराधिकारी बाद में ये बनेगा। ठीक है, यानी हमारे मरने के बाद। वो दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो नौसैनिक शक्ति यानी कि नेवल पावर जो थी वो चोलों के पास थी। तो चोल जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट चोल गंगम, एक सेकेंड, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है किसको? राजेंद्र जी को। ठीक है, ये चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील जो बनवाई है वो राजेंद्र ने बनवाई है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज प्रथम ने कराया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य जो है वो फैला हुआ था। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां और पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी और वो एक चोल शासक था। वो चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, वो था कुलोत्तुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में सिक्के कार्यकाल में भेजे गए थे, वो था कुलोत्तुंग प्रथम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध, कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध जो है वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया वो है आपका हुएनसांग। किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान करने वाला जो राजवंश था वो था चालुक्य राजवंश। मत्तविलास प्रहसन के लेखक हैं महेंद्र वर्मन। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में। तो पुलकेशिन द्वितीय का अहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। तो पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो कालिदास जी का उल्लेख मिलता है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, उसका तुल्य कितना है? 636 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे। तो दंडिन जो है वो पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे, यानी कि पल्लवों की सभा में थे दंडिन महाशय, जो कि संस्कृत के लेखक हैं। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, तो राजसिंह उपाधि थी नरसिंह वर्मन द्वितीय की, जो कि एक पल्लव राजा था। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो राजा सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश के शासक थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है वो चालुक्य वंश से संबंधित है। तो दोनों के दोनों चालुक्य वंश के हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था।
और पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। इसके साथ साथ क्या मिली है हमको? मदुरै मिली है। ठीक है, 2 मिली है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो पल्लव वंश के जो राजा थे महेंद्र वर्मन, वो नाटक भी लिखा करते थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन है? तो राजेंद्र चोल थर्ड है, यानी राजेंद्र चोल तृतीय। चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई। तो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त करने वाला था चोल शासक राजा राज। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तो नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था राजेंद्र चोल ने। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 में समर्पित किया गया था, कहाँ पर स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करी, तो शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करी थी राजा राज प्रथम ने, जो कि एक चोल शासक था। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे 985 ईसा पूर्व में। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता था। चोल प्रशासन में सभा गांवों की सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, मदुरै शहर जो है वो पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो यहाँ पर गलत हुआ, पल्लवों की राजधानी हमको क्या मिली थी? पांड्यों की राजधानी थी मदुरै, और पल्लवों की राजधानी है भूल गई, कांचीपुरम। ठीक है, पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम और पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। ठीक है, ये मुझसे गड़बड़ हो गया। सभा और 2 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चोल राजवंश में है। एहोल जो है वो चालुक्यों की राजधानी थी। रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। और चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। विक्रमादित्य IV जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, वो चालुक्य राजवंश के शासक थे। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवत्री नामक एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। रानी रुद्रमा देवी जो थी वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। बादामी चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र प्रथम। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कुमरकूर भारत के केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करना है। तो राजराज का टाइम जो है वो 985 से लेकर 1015 तक है। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 तक रहे। कोलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 तक रहे। विक्रम चोल 1120 से लेकर 1133 तक रहे। ठीक है, पल्लव राजवंश और राजधानी देख लेते। तो पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांची। कदम्ब राजवंश की राजधानी थी वनवासी। और पांड्यों की राजधानी थी मदुरै और काकती की राजधानी थी वारंगल। पल्लवों की राजधानी है कांची, पांड्यों की राजधानी है मदुरै, यादव की राजधानी थी देवगिरी और काकती की राजधानी थी वारंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकाल। वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से मशहूर था। भारतीय नेपोलियन माना जाता है समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के सबसे पहले चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था फाहियान ने। वो शासक जिसके दरबारी कवि हरिशेन थे, तो हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती गुप्ता।
ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है किसने? आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है वारामिहिर। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था, या प्रभावती गुप्त था, सॉरी। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत, मेघदूत कृति है कालिदास की। ठीक है। प्रशस्ति में डैश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है। तो प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक भी था। डैश युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त साम्राज्य, जो कि 4वीं शताब्दी में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है और इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी समुद्रगुप्त ने। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। डैश नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र भी आपकी गुप्त वंश की राजधानी थी और मौर्यों की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी और गुप्तों की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के फायान यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया। तो 390 चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ठीक है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की ही है, जो संबंधित है कहाँ से? स्कंदगुप्त से। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं है चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की, तो स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वो है कांसे का सिक्का। किसका? कांसे का सिक्का। 437 और 38 के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों श्रेणी में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वो वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, तो वो है गुप्त राजवंश, जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। गुप्त वंश जो है वो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। भाग और बलि जो थे वो राजस्व के स्रोत होते थे और ये होते थे कर। ठीक है। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य दर्शन। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता था गौतम के द्वारा। ठीक है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिपित बंदरगाह में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण से। कहाँ से? एरण से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों से। ठीक है। तो श्रेणी किसको कहा जाता था? रेशम बुनकरों को। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पी परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया गया था और ये शैली थी बेसर शैली। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। सुविख्यात सूर्य मंदिर निर्मित है कोणार्क में। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है गुप्त काल। सांची स्तूप का निर्माण कराया अशोक ने। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में है। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो
चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और ये है कैलाश मंदिर एलोरा का। मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा कुषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं सोनभद्र जिले में स्थित हैं। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका में एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे यष्टि। क्या कहते थे? यष्टि। डैश हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, उसे कहते हैं गर्भगृह। डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है। तो उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली जो है वो नागर कहलाती है। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गईं और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक थंगदेव के द्वारा लगभग 999 CE में कराया गया था। भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। यूरोपीय नाविकों के द्वारा ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर डैश में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। खजुराहो द्वारा भव्य मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के नागर शैली को उजागर करता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले में है जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डैश मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा कराया गया। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो समूह से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटक राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केशरी ने कराया था। श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो सोलंकी राजवंश ने कराया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मंदिर जो है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं आपको औरंगाबाद में मिलेंगी। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो वो है आपका सांची का स्तूप। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी जो संरचना होती है वो हर्मिका कहलाती है। ठीक है। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। हिंदू मंदिर के मंडप हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती थी। अजंता की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सांची स्तूप आपका भोपाल शहर के पास में स्थित है। विख्यात सांची स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने कराया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर आपको केरल में मिल जाएगा। चित्रकला की पट्टचित्र शैली जो है वो उड़ीसा राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। क्या है ये? कौन लाया? भैया, अरे भाई बड़ी छोटी वाली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर जो है कहाँ पर है? असम में है। मुंबई के लिए एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के शासकों से जुड़े हुए हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक हैं। उत्तम अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वो कितनी प्राचीन थी? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है और ये चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बनाया गया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंतवर्मन चोडगंग ने किया है। ठीक है। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो अनंतवर्मन
आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है कहाँ? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। विमल शाह के द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर आदिनाथ देवी देवता को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल रुद्रदेव का निर्माण रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि ये मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगता है और ना ही संचारित होता है। वो जो है लौह धातु से बनाया गया है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर शंकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। बिहार डैश राजा ने गंगेकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है गंगेकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। डैश की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा कराई गई। तो खंडागिरी गुफा की खुदाई जो है वो राजा खारवेल के द्वारा कराई गई थी। डैश साम्राज्य के द्वारा चेन्ना केसवा मंदिर का निर्माण किया गया था। तो होयसल साम्राज्य के द्वारा चेन्ना केसवा मंदिर का निर्माण किया गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है पल्लवों के द्वारा। शोर मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण पल्लव के शासनकाल में हुआ था। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा माना जाता है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और 4 शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो भाई ये कर्नाटक में स्थित है। वो स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है वो है उदयगिरी गुफा विदिशा। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंद पन्हव राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है और वो भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदुओं बौद्धों और जैनों की। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं और वो केंद्र कहाँ पर है? कन्हेरी। तो कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है तो वो कन्हेरी में मिलता है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो दक्षिणी जो तोरण है उसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है कहाँ? दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो कांची में स्थित है। ओंकारवाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ पर है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। वो मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है वो है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है और ये भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया है पल्लवों के द्वारा। वो स्थान जहां राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? तो दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था किसने? चंदेलों ने कराया था। कोणार्क मंदिर कहाँ संबंधित है? कोणार्क मंदिर संबंधित है शूर से। द्रविड़ शैली से बना हुआ शिखर तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो द्रविड़ शैली से बना हुआ शिखर है। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाओं को दर्शाती है।
है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी और जैन शैलगुप्त गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। गुप्त राजा कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW मिट्टी के बर्तनों का एक प्रकार होता है। ठीक है। प्रारंभिक 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल से प्रचलित मूर्ति कला की शैली को कहा जाता है क्या? पाल शैली। भारतीय और चीनी चित्रकारों के द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैली रंगों का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी अफगानिस्तान में अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं जातक कथाएं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में लोकप्रिय है। तमिलनाडु में स्थित बृहदीश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली है द्रविड़। पंचायतन शैली की स्थापत्य कला को 5 मंदिर कहते हैं। ठीक है। बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में है, तो भारत के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बौद्ध विश्वविद्यालय है। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय राज्य बिहार जो है वो बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कर्नाटक में स्थित रावलफाड़ी एक गुफा है जो पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर तत्व, गर्भगृह और संबंधित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण काला शिष्ट पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में कराया था। मौर्यों के द्वारा नागार्जुनी गुफा आजीवक संप्रदाय को दान दी गई थी। मौर्य स्तंभ शीश सारनाथ में पाया गया था, जिसे सिंह शीश लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। डैश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6ठी शताब्दी में विकसित की गई थी। तो ये है आपकी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं हैं जो 9 बौद्ध गुफाएं हैं और 6ठी शताब्दी में विकसित की गई थी। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामभर स्तूप वो स्थान जहां है भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में आपका बरहुत स्तूप स्थित नहीं है, तो वे कहाँ पर स्थित है? बौद्ध स्तूप की ये आप बताएंगे। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है हर्मिका। ठीक है। तो हर्मिका जो है बौद्ध स्तूप जो होते हैं उसमें एक हर्मिका जो है ना छत्र और अंड के बीच में जो पार्ट होता है वो हर्मिका कहलाती है। स्तूप का पार्ट होता है अंड और उसके ऊपर बनी होती है हर्मिका, और उसके हर्मिका के ऊपर बना होता है छत्र। तो छत्र और अंड के बीच में जो चौकोर पार्ट होता है वो हर्मिका कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर पिंजौरा हरियाणा में स्थित है। भारत में चूना पत्थर की गुफा तो बोर्रा गुफाएं हैं, चूना पत्थर की गुफाएं। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है कर्नाटक राज्य में। काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था गोलकोंडा किला। ठीक है। डैश गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। तो एलोरा गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। कदार्ग मठ स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वो स्थान सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। फोंडोंग मठ कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में है। प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। भारत के माउंट आबू में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। गोवर्धन मठ आपका पुरी में स्थित है। मशहूर लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर जिले में स्थित है। ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, तो गणेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लोकप्रिय शैल कीर्तित मूर्ति गंगावतरण भारत के महाबलीपुरम स्थान में पाई जाती है। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है
तथा वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है और ये झारखंड में स्थित है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को कुषाण वंश ने विकसित किया था। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ। शिव गुफा स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं। पंडक्कल में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। भीमबेडका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा होता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई शहर में स्थित है। कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन II ने। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर में। उड़ीसा में जौगढ़ में अशोक का शिलालेख स्थल स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं हैं जो वो उड़ीसा में स्थित है। और राजराजेश्वर मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इम्फ्लाइन स्थित है। राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनाया गया है कैलाश मंदिर। तमिलनाडु में स्थित कंपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता शिव को समर्पित है। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर चोल राजा के द्वारा बनवाया गया था। भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु राज्य में। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी उड़ीसा में स्थित हैं। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ। 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। धर्मराज रथ स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। प्राचीन नीमा राना बावड़ी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है सही से मेल करना है। स्तूप आपको सांची में मिलेंगे, चित्रकारी आपको बाग में मिलेगी, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति आपको मथुरा में मिलेगी और दशावतार मंदिर आपको मिलेगा देवगढ़ में। और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है और अब हम कल करेंगे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार को। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। तो ये हो गया हमारा चरक संहिता संबंधित हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार हैं वो हम कल करेंगे।